Good morning, students. I am Vinay Kumar Singh from City Law College. In today's video lecture, we are going to discuss our law paper Law of Torts. Law of Torts के सेकेंड यूनिट का ये फोर्थ वीडियो लेक्चर है. इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड यूनिट का जो एक मेजर टॉपिक है डिफमेशन उसको डिस्कस करेंगे. डिफमेशन एज अ क्राइम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और डिफमेशन एज अ टॉर्ट तो मेनली डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि डिफमेशन के क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, क्या क्या डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं डिफेंडेंट को इन केस ऑफ डिफमेशन, और डिफमेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे रैशनल क्या है, उसका जिस्ट क्या है, क्या डिफरेंस है क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ मीन्स लॉ ऑफ टॉर्ट्स में. तो ये पूरा टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे. और एज़ फार एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आस्क्ड इन यूनिवर्सिटी इज़ कंसर्न, बहुत डिफमेशन से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में ज़रूर क्वेश्चंस आता है, अक्सर आता है. और शॉर्ट से भी कई बार पूछा जाता है, डिफेंसेस पूछे जाते हैं, एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं डिफमेशन के यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में. तो इस जो टॉपिक है पूरा डिफमेशन, ये आपको मेनली लॉन्ग आंसर टाइप के लिए तैयार करना है और उसी के साथ साथ आपका एक दो शॉर्ट जो भी बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें, वो भी आपका तैयार हो जाएंगे. डिफमेशन के टॉपिक को समझने से पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, जो हमारा आइन है, वो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो मन में आएगा वो बोलेंगे, जिसको जो मन में आएगा वो बोलेंगे. इट मीन्स दैट कि हमारा जो आर्टिकल 19 है, जिसमें एक्सप्रेसली मेंशन्ड है कि वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी के क्लॉज 2 में भी ये मेंशन है कि इसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं. तो उसके बहुत सारे ग्राउंड्स दिए हुए हैं कि किन किन ग्राउंड्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं. उन्हीं में से एक ग्राउंड है डिफमेशन. इट मीन्स अगर आप कुछ ऐसा बोलते हैं एक्सप्रेसली, इन रिटन फॉर्म, ओरली, पब्लिकेशन, किसी भी तरीके से अगर आप कुछ बोलते हैं किसी को जिससे उस पर्सन का डिफमेशन होता है, जिससे उस पर्सन का जो रेपुटेशन है वो सोसाइटी में कम होता है, डिग्रेड होता है, तो ये क्या है? ये आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है. जो आर्टिकल 19 में जो रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं वो हमेशा रीजनेबल होने चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट्स में कहा है कि जो रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं वो हमेशा रीजनेबल होना चाहिए. तो अगर आपने अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए किसी को डिफेम किया है तो आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं. दैट मीन्स कि आपके इस राइट को, इस फ्रीडम को रोका जा सकता है. ठीक है. तो डिफमेशन के रिगार्डिंग आप लोग अक्सर कहीं ना कहीं न्यूज़ में कहीं ना कहीं सुनते होंगे कि किसी ने 500 करोड़ रुपए का डिफमेशन सूट फाइल कर दिया किसी के अगेंस्ट. अक्सर जब तक ये राम जेठमलानी साहब और अरुण जेटली साहब के साथ अक्सर ये मामला चर्चा में रहता था, डिफमेशन का मामला, डिफमेशन सूट. केजरीवाल साहब का कभी अरुण जेटली के ऊपर था. इससे क्या था, डिफमेशन सूट अक्सर कि इन्होंने क्या, इस मंत्री ने ये करप्शन किया है, इस मिनिस्टर ने ये करप्शन किया है. उसके बाद वो मिनिस्टर या वो पर्सन क्या करता है, तुरंत डिफमेशन सूट ला देता है कि ये प्रूफ करें इन्होंने मेरी क्या किया, इन्होंने मेरी जो राइट थिंकिंग के जो लोग हैं सोसाइटी में उनके बीच में मेरी जो रेपुटेशन थी उसको डिग्रेड करने का काम किया है, मेरे ऊपर लांछन लगाने का काम किया है, इन्होंने मेरी मानहानि की है. तो ऐसे वो बहुत सारे बातें हैं जो अक्सर आपने डिफमेशन, मानहानि के रिगार्डिंग सुनी होगी. तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा और चर्चा करते हैं, थोड़ी और बात करते हैं कि डिफमेशन जो होता है वो टॉर्ट में कैसे एक्सप्लेन किया गया है, कैसे बताया गया है कि डिफमेशन एज अ टॉर्ट, एज अ एक्शनेबल टॉर्ट क्या है, क्या कुछ डिफेंसेस अवेलेबल हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी डिफमेशन के अगेंस्ट में.
एक केस आया था 1869 का इंग्लैंड में, डिक्सन वर्सेस होल्डन का। डिक्सन वर्सेस होल्डन का इस केस में कहा गया था कि किसी पर्सन का जो रेपुटेशन होती है, किसी पर्सन की जो रेपुटेशन होती है वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे उसके पास बहुत सारी हर पर्सन के पास बहुत सारी मूवेबल इमूवेबल बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, तो उसी तरह हर पर्सन की जो रेपुटेशन होती है वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो भी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है उसके पास। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसके पास जितनी प्रॉपर्टी होती है ना, उसमें जो सबसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी होती है वो उसका रेपुटेशन ही होती है। उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कुछ वैल्यूएबल है तो उसका रेपुटेशन होता है, उसकी रेपुटेशन होती है। किसी पर्सन को डिफेम करने से मतलब क्या है? एक पर्सन है जो एक सोसाइटी में रहता है, कल तक लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे, बहुत उसको रिस्पेक्ट देते थे, जब वो गुजरता था तो लोग उसको नमस्कार करते थे, उसकी बड़ी इज्जत करते थे, बड़ी उसका सोसाइटी में अच्छी उसकी इमेज थी। आपने क्या किया? आपने क्या उसके उसके अगेंस्ट में एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट कह दिया। एक जगह पे कई लोग खड़े थे, सबके सामने कह दिया कि अरे ये तो मिस्टर एक्स जो है, ये तो वो हैं, चोर हैं ये तो। अब अगर आपने ये उनको चोर कहा है, उसके पीछे कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है आपका, तो अब आपने क्या किया? उस पर्सन की जो बनी बनाई इज्जत थी सोसाइटी में, वो आपने क्या किया? उन सोसाइटी के लोगों की नज़रों में उस पर्सन को क्या कर दिया? उसकी जो रेपुटेशन थी उसको लोअर कर दिया। यही डिफेमेशन होता है, यही डिफेमेशन होता है कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, आपके सराउंडिंग के लोगों के बीच में जो आपकी बनी बनाई रेपुटेशन थी, जो आपकी इज्जत थी, वो चली जाए। अब आपको लोग आपको आपके बगल से गुजरे तो सर झुका के निकल जाए चुपचाप, आपसे कोई बात भी ना करे। ये क्या किया? ये उस पर्सन ने आपको डिफेम किया। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। तो डिक्सन वर्सेस होल्डन के केस में क्या कहा गया था? अ मैन्स रेपुटेशन इज हिज प्रॉपर्टी, अ मैन्स रेपुटेशन इज हिज प्रॉपर्टी एंड इफ पॉसिबल मोर वैल्यूएबल देन अदर प्रॉपर्टी, देन एनी अदर प्रॉपर्टी। ठीक है, आसान भाषा में कहें तो अगर किसी पर्सन की इज्जत चली जाती है, रेपुटेशन उसका चला जाता है, तो कहा जाता है उसका सब कुछ लुट जाता है। अपनी पर्सन मतलब मेल फीमेल दोनों आते हैं, और अक्सर आपने बॉलीवुड मूवीज़ में देखा ही होगा, रेपुटेशन के रिगार्डिंग कि इज्जत चली गई तो सब कुछ चला गया। और अगर उसकी रेपुटेशन चली जाती है तो क्या होता है? अ मैन लूजेस फेस इन हिज सोसाइटी, ही कैन नॉट गो आउट, ही फील्स ह्यूमिलिएटेड। वो क्या फील करता है? वो ह्यूमिलिएटेड फील करता है। अब जब आपने उसके अगेंस्ट में कोई ऐसा स्टेटमेंट कह दिया जिसके पीछे अगर आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन है, तब तो चलिए ठीक है, आप तो बच जाएंगे, भले ही आपने डिफेमेशन कर दिया है। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है उस स्टेटमेंट के पीछे, क्या क्या लीगल जस्टिफिकेशन है वो हम देखेंगे। जो मैंने डिफेंसेस की बात की थी कि कुछ डिफेंसेस भी अवेलेबल होते हैं हर पर्सन को, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो अगर वो डिफेंसेस या कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है आपके पास, तो आपने क्या किया? उसको डिफेम करने का काम किया। और अब वो पर्सन आपके अगेंस्ट में चाहे तो क्रिमिनल सूट फाइल कर सकता है अंडर इंडियन पीनल कोड 1860, जैसा कि डिफाइंड है डिफेमेशन सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी में, या फिर वो आपके अगेंस्ट में एक सिविल सूट ला सकता है और आपसे कॉम्पनसेशन ले सकता है, आपसे डैमेजेस ले सकता है। ठीक है, विनफील्ड डिफाइन करते हैं डिफेमेशन को। विनफील्ड क्या कहते हैं? विनफील्ड देखते हैं। विनफील्ड कहते हैं पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट, publication of statement which tends to lower a person, which tends to lower a person in the estimation of right thinking members of society, उनकी नज़रों में in the estimation of right thinking members of society generally, or which makes them shun or avoid that person।
क्या करते हैं, लोग अवॉइड करने लगते हैं। अगर आपने ऐसा कोई स्टेटमेंट कह दिया, पहले लोग आपकी बड़ी, वही जो मैंने आपसे कहा, पहले लोग आपकी बड़ी इज्जत करते थे, अब क्या है, बगल से आपको अवॉइड करके निकलने लगे हैं। तो ये क्या है, आपने उस पर्सन को डिफेम करने का काम किया है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर, देखते हैं नोट्स में हम अपने क्या डिस्कस हुआ है इसके रिगार्डिंग। डिफमेशन की जो डिफिनेशन है विनफील्ड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप में ये ज़रूर मेंशन करें। एक बात और यहाँ गौर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी पर्सन को डिफेम करते हैं तो ऐसा नहीं है आपने केवल उसकी रेपुटेशन को इंजरी पहुँचाई है, उस पर्सन की यानी प्लांटिफ की रेपुटेशन को इंजरी पहुँचने के साथ साथ इसमें उसकी वाइफ की रेपुटेशन भी वो लॉस होता है, उसके बच्चे जो होते हैं वो भी सफ़र करते हैं। तो इसीलिए डिफमेशन जो होता है वो कभी कभी उस पर्सन के अगेंस्ट नहीं होता है। अगर आपने कह दिया, आपने एक सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में रह, आपने कह दिया कि मिस्टर एक्स जो है ये चोर हैं, या उनके अगेंस्ट और कोई ऐसा डिफेमेटरी स्टेटमेंट कह दिया आपने, तो इससे केवल उस पर्सन की ही रेपुटेशन का लॉस नहीं होता, उसकी वाइफ और उसके बच्चों के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि राइट थिंकिंग मेंबर्स जो सोसाइटी के होते हैं वो आपको अवॉइड करने लगते हैं, आप ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल आप ही फील करेंगे, मिस्टर एक्स ही फील करेंगे जिनके अगेंस्ट में डिफेमेटरी स्टेटमेंट कहा गया है, उसकी वाइफ, उसके बच्चों को भी यही चीज़, सेम चीज़ सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफेमेशन में ये सब लोग भी इंक्लूड होते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है इससे पहले भी कि डिफेमेशन क्या है, एक सिविल रॉन्ग भी है और साथ ही साथ एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है, जैसा कि सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पिनल कोड में बताया गया है। ठीक है, अपने इस आंसर में मेनली हम डिफेमेशन में अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिन पॉइंट्स को अभी हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि डिफेमेशन इज इंजरी टू द रेपुटेशन ऑफ पर्सन, ये अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं लगभग। डिफेमेशन के दो काइंड्स बताए गए हैं, लाइबल एंड सिलेंडर। ये देखेंगे कि क्या होता है लाइबल एंड क्या सिलेंडर क्या होता है। एसेंशियल्स ऑफ डिफेमेशन देखेंगे कि क्या वो 3 मेजर एसेंशियल्स हैं जिनको प्रूफ करना पड़ता है प्लांटिफ को। ठीक है, जो पहला एसेंशियल है वो है डिफेमेशन मस्ट बी डिफेमेटरी, जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो डिफेमेटरी होना चाहिए। सेकंड क्या है, द सैड स्टेटमेंट मस्ट रिफर टू द प्लांटिफ, वो जो भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट कहा गया है वो प्लांटिफ को ही रिफ़र होना चाहिए। प्लांटिफ को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो कहा गया है, ये जो इन्होंने जो डिफेंडेंट ने जो भी स्टेटमेंट कहा है, ये मुझे ही कोट करते हुए, मुझे ही रिफ़र करते हुए कहा है। ठीक है, तो ये प्लांटिफ को प्रूव करना पड़ेगा। और थर्ड जो है वो द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड, वो स्टेटमेंट जो है वो पब्लिश्ड होना चाहिए, उसका पब्लिकेशन होना चाहिए। ये नहीं कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के बारे में एक बंद कमरे में क्या है खुद ही कह दिया है, या एक लेटर लिखा है और लेटर लिख के और बस अपने ड्रॉर में रख दिया है, ये क्या, इससे डिफेमेशन हुआ? नहीं हुआ। डिफेमेशन का मतलब क्या है कि जो भी स्टेटमेंट होना चाहिए उसका पब्लिकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिन पॉइंट्स को मैंने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया था वही पॉइंट्स यहाँ मेंशन है। डिफेमेशन इज इंजरी टू द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन, इफ अ पर्सन इंजर्स द रेपुटेशन ऑफ अनदर ही डज सो एट हिज ओन रिस्क, or in the case of an into reference with the property. A man's reputation is his property and if possible more valuable than other property. ये डिक्सन वर्सेस होल्डन के केस में यही कहा गया था, man's reputation is his property and if possible more valuable than any other property. ठीक है, मैंने कहा था अभी कि डिफमेशन को हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में दो काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक लाइबल एंड द सिलेंडर। ठीक है, लाइबल क्या होता है, और ये जो कैटेगराइजेशन हुआ है डिफेमेशन का, ये मेनली इंग्लिश लॉ में हुआ है। ठीक है, अब चूंकि हमने जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है वो पूरा इंग्लैंड से लिया है, तो इसीलिए यहाँ पे हमको डिस्कस, हम लोग पढ़ते हैं इसको। अदरवाइज अपने यहाँ इंडियन लीगल सिस्टम में या इंडियन आईपीसी में तो ऐसा कोई है ही नहीं कुछ ऐसा। इंडियन पिनल कोड में जहाँ पे 499 में जो डिफाइन है डिफेमेशन, वहाँ पे तो ऐसा कोई डिफरेंस है ही नहीं, लाइबल या सिलेंडर जैसी कोई बात है ही नहीं। आइए पहले देखते हैं कि लाइबल सिलेंडर होता क्या है, फिर और इसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। लाइबल क्या होता है? लाइबल मेनली ये होता है कि जब हम एक्सप्रेसली से यहाँ मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम इन रिटन फॉर्म, एक्सप्रेस फॉर्म
अगर पब्लिकेशन करते हैं इन राइटिंग अगर हम कुछ भी किसी पर्सन के अगेंस्ट में ऐसा डिफेमेटरी स्टेटमेंट देते हैं तो इसको लाइबल कहते हैं। और सरेंडर क्या होता है? सरेंडर क्या होता है? जब हम ओरली अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट कहते हैं तो ये सरेंडर होता है। ठीक है। लाइबल एंड सरेंडर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट इन अ ट्रांजिट फ्रॉम एग्जाम्पल ऑफ इट मे बी स्पोकन वर्ड्स और जेस्चर। ठीक है। लाइबल इज a representation made in some permanent form, that is in writing, printing, picture। इस तरह के अगर हम चीज़ें करते हैं तो वो लाइबल की कैटेगरी में आता है। ठीक है। और ये जो मेनली डिवीज़न है ये इंग्लिश लॉ में ही किया गया है। ठीक है। कुछ थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं लाइबल और सरेंडर में क्या होता है। लाइबल क्या होता है? लाइबल इज अ रिप्रेजेंटेशन मेड इन सम परमानेंट फॉर्म। एग्जाम्पल इन राइटिंग, पेंटिंग, पिक्चर, ये सब क्या हैं? ये सब लाइबल के एग्जाम्पल हैं। एनीथिंग विच हैज़ अ परमानेंट एंड विजिबल करेक्टर इज नोन एज लाइबल। और सिलेंडर क्या होता है? स्पोकन या जेस्चर्स के थ्रू अगर हम ऐसा कुछ किसी पर्सन को डिफेम करते हैं तो वो सरेंडर की परवी में आता है। दोनों जो है वो जो लाइबल होता है वो तो सिविल रॉन्ग है ही है, साथ ही साथ वो एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है। लेकिन सरेंडर जो होता है वो केवल एक सिविल रॉन्ग की ही परवी में आता है। ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे डिफरेंस हैं, लेकिन चूंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस इतना समझना ज़रूरी है कि लाइबल और सरेंडर होते क्या है। लाइबल में क्या होता है? कुछ परमानेंट फॉर्म में, ठीक है, परमानेंट एंड विजिबल कैरेक्टर के फॉर्म में, जैसे इन राइटिंग, पिक्चर के फॉर्म में, पेंटिंग के फॉर्म में अगर हमने किसी के अगेंस्ट में कुछ ऐसा डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया है तो ये लाइबल होता है। और सरेंडर जो होता है वो क्या होता है? सरेंडर होता है अगर हमने ओरली किसी को कहा है, हमने हीट ऑफ पैशन में अगर किसी के अगेंस्ट में कुछ ओरली बोल दिया, कुछ ऐसे अनाप शनाप बोल दिया, ये क्या है? सरेंडर की परवी में आएगा। ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमने एसेंशियल्स कहे थे अभी, एसेंशियल्स ऑफ डिफेमेशन। जो पहला हमारा एसेंशियल है डिफेमेशन का वो है द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी। द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी एंड फॉल्स। डिफेमेशन जो एज अ सिविल रॉन्ग हम टॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं वो तो एज अ रॉन्ग तभी हुआ ना जब वो फॉल्स स्टेटमेंट होगा। इसीलिए द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी तो होना ही चाहिए वो स्टेटमेंट, साथ ही साथ वो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? फॉल्स होना चाहिए, वो गलत होना चाहिए स्टेटमेंट। जो भी डिफेंडेंट कह रहा है वो विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है। डिफेमेटरी स्टेटमेंट अपने नोट्स में आप देख रहे होंगे। डिफेमेटरी स्टेटमेंट इज वन विच टेंड्स टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ द प्लांटिफ। ठीक है। डिफेमेशन इज द पब्लिकेशन ऑफ अ स्टेटमेंट विच टेंड्स टू लोअर अ पर्सन इन द एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या है? कि जो रैशनल, जिनकी सोच जो है वो रैशनल है। अब कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी गड़बड़ हैं, वो दूसरे की सोच, दूसरे का अगर कुछ डिफेमेशन हो रहा है, दूसरे के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है। इसीलिए वर्ड यूज़ होता है यहाँ राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो डिफेमेशन इज द पब्लिकेशन ऑफ अ स्टेटमेंट विच टेंड्स टू लोअर अ पर्सन्स रेपुटेशन इन द एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी जनरली, और विच टेंड्स टू मेक देम सन और अवॉइड दैट पर्सन। अभी हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। द डिफेमेटरी स्टेटमेंट कुड बी मेड इन डिफरेंट वेज, फॉर इंस्टेंस इट मे बी ओरल और इन राइटिंग। तो सबसे हमारा जो बेसिक एसेंशियल है, पहला एसेंशियल है कि एक स्टेटमेंट होना चाहिए, और वो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? वो स्टेटमेंट डिफेमेटरी होना चाहिए, और साथ ही साथ वो फॉल्स होना चाहिए। जो भी हमने कहा है वो गलत कहा है, जो भी डिफेंडेंट ने कहा है वो गलत कहा है। एक केस लॉ है इस पे बेस्ड है, इसी पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, साउथ इंडियन रेलवे कंपनी वर्सेस रामाकृष्णा, ILR 1890। इसमें क्या होता है? प्लांटिफ जो होते हैं वो ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, मतलब जर्नी कर रहे होते हैं। जब TC आता है तो TC
टिकट मांगता है। अब ये प्लांटिफ साहब जो होते हैं, ये टिकट ढूंढने में इनको बड़ा टाइम लग रहा होता है। तब तक टीसी कहता है कि मुझे लग रहा है कि आपके पास वैलिड टिकट, या तो आपके पास टिकट नहीं है या आपके पास वैलिड टिकट नहीं है। वैलिड मीन्स क्या होता है कि जाना कहीं का था, टिकट कहीं और का ले लिए हैं। टिकट नहीं है तो मतलब बिना टिकट की यात्रा कर रहे हैं। टीसी का ये कहना नहीं होता है कि मुझे लग रहा है कि आपके पास टिकट नहीं है या आपके पास गलत टिकट है। तब तक प्लेंटिफ वहाँ से धड़ाम से टिकट निकालते हैं और उनका टिकट जो होता है वो बिल्कुल वैलिड और जेन्युइन होता है, बिल्कुल अपनी सीट पे बैठे होते हैं। टीसी चला जाता है। अब प्लेंटिफ साहब को ये जो बात होती है चुप जाती है कि साथ में और भी लोग यात्रा कर रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं। अब उन्होंने क्या किया, डिफेमेटरी सूट, टीसी के अगेंस्ट में डिफेमेटरी सूट फाइल कर दिया, या साउथ इंडियन रेलवे कंपनी के अगेंस्ट में डिफेमेटरी सूट फाइल कर दिया। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने कहा कि जो भी टीसी का जो स्टेटमेंट था वो बोनाफाइड था और परिस्थितियों को देखते हुए ये इसको हम डिफेमेशन की पर्वे में नहीं ला सकते। ठीक है, तो कोर्ट ने इसको डिफेमेशन नहीं माना था। जो हमारा दूसरा एसेंशियल है डिफेमेशन का, वो अब हम देखेंगे क्या है दूसरा एसेंशियल। दूसरा है द सैड स्टेटमेंट मस्ट रिफर टू द प्लांटिफ। जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो प्लांटिफ को ही रिफर होना चाहिए। इसको कैसे समझेंगे कि जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो प्लांटिफ को रिफर होना चाहिए। हम कह रहे हैं किसी और के बारे में, जैसे सपोज मान लिया हमने कहा कि सारे वकील जो हैं, खैर आप लोग भी वकील ही बनने वाले हैं, सारे वकील जो हैं वो क्या है, बहुत गड़बड़ होते हैं, सारे वकील जो होते हैं वो दलाल होते हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट हमने कह दिया। तो क्या अब कोई एक पर्टिकुलर वकील जाके कह सकता है कि इन्होंने ये स्टेटमेंट मुझे कहा है, डिफेमेटरी स्टेटमेंट? नहीं कह सकता। कोई कहे कि सारे पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो करप्ट होते हैं, अब कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन जाके कह सकता है, डिफेमेटरी सूट फाइल कर सकता है? नहीं कर सकता है। जब तक वो स्टेटमेंट आपको पॉइंट करके नहीं कहा जाएगा तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मेरा डिफेमेशन हुआ है। बहुत आसान शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं इसको। जब तक वो, इसीलिए कहा गया है स्टेटमेंट मस्ट रिफर टू द प्लांटिफ, प्लांटिफ को रेफर करके कहा जाना चाहिए। हमने कहा सारे वकील दलाल हैं, कोई वकील, ये किसी वकील का डिफेमेशन नहीं हुआ। सारे पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, करप्ट होते हैं, बेईमान होते हैं। किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को कोट करके नहीं कहा गया है, इसीलिए ये किसी का डिफेमेशन नहीं हुआ। ठीक है, in an action for defamation the plaintiff has to prove that the statement of which he complains referred to him. It is immaterial that the defendant did not intend to defamation the plaintiff. यहाँ पे इंटेंशन जो है वो इमेटीरियल है। डिफेंडेंट जो है वो इस बात का प्ली नहीं ले सकता कि मेरा तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था इनको डिफेम करने का। ठीक है, प्लांटिफ को तो वही कह रहा है, इट इज़ इमेटीरियल दैट द डिफेंडेंट डिड नॉट इंटेंड टू डिफेम द प्लांटिफ if the person to whom the statement was published could reasonably infer if the person to whom the statement was published could reasonably infer that the statement referred of the plaintiff, the defendant is nevertheless liable. अगर प्लांटिफ ने प्रूफ कर दिया कि जो भी ये स्टेटमेंट था ये मुझे कोट करके कहा गया था, तो ये क्या, डिफेंडेंट जो है वो लाइबल होगा। ठीक है, अपने पहले पॉइंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने मिस कर दिया है अभी द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी में, जो अभी हमने थोड़ा सा उसके बारे में बताया था, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में और बता दूं कि जो नॉलेज या जो इंटेंशन होता है डिफेंडेंट का, वो यहाँ पे इमटेरियल होता है। इसके रिगार्डिंग एक केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, वही केस लॉ बताने के लिए ही मैंने फिर से ये पॉइंट थोड़ा सा आपको डिस्कस किया। एक केस लॉ है कैसिडी वर्सेस डेली मिरर न्यूज़पेपर्स लिमिटेड 1929, किंग्स बेंच का जजमेंट है ये। इसमें क्या होता है, एक मिस्टर कैसिडी होते हैं, मिस्टर एम कैसिडी, वो एक रेस हाउस के ओनर होते हैं। ठीक है, मैरिड होते हैं वो। एक न्यूज़पेपर जो होता है
एक न्यूज़पेपर होता है, वो न्यूज़पेपर मीन्स ये डेली मिरर न्यूज़पेपर, ये होता है, ये उनके अगेंस्ट में या उनके बारे में, उनके अगेंस्ट में नहीं, उनके बारे में एक स्टेटमेंट पब्लिश करता है, अपने पेपर में निकालता है कि मिस्टर एम कैसिडी द रेस हाउस ओनर एंड मिस एक्स, कोई मिस एक्स होती हैं, हुज एंगेजमेंट हैज़ बीन अनाउंस्ड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट जो है वो अपने इनके इसके पीछे इनका कोई इनको डिफेम करने का वो नहीं था, लेकिन हुआ क्या कि मिस्टर एम कैसिडी जो थे वो ऑलरेडी मैरिड थे, और जस्ट बिकॉज वो किसी के साथ डेट कर रहे थे, कहीं लंच कर रहे थे किसी के साथ, मिस एक्स के साथ, तो अगर इससे क्या होता है कि मिस्टर एम कैसिडी की जो वाइफ होती हैं उनको लगता है कि ये तो डिफेमेशन हो गया, हम तो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो उन्होंने डिफेमेशन का सूट फाइल कर दिया डेली मिरर न्यूज़पेपर लिमिटेड के अगेंस्ट में। तो डेली मिरर न्यूज़पेपर लिमिटेड ने इस बात का प्ली लिया, इस बात का डिफेंस लिया कि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन, डिफेम करने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इनके इस डिफेंस को, और कहा नहीं, मिस्टर एम कैसिडी या मिसेस एम कैसिडी का क्या हुआ है, यहाँ पे डिफेमेशन हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो इंटेंशन है या नॉलेज है, ये पर्सन की क्या होती है, इममटीरियल होती है। तो यही मुझे बताना था, इसीलिए इस पॉइंट पे मैं आया था आपके पहले पॉइंट पे। तो द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होना चाहिए, वो डिफेमेटरी होना चाहिए, वो फॉल्स होना चाहिए, और क्या है, नॉलेज और इंटेंशन ऑफ द डिफेंडेंट इज इममटीरियल। वो इस बात का प्ली नहीं ले सकता कि मुझे नॉलेज नहीं थी या मेरा कोई इंटेंशन नहीं था डिफेम करने का प्लांटिफ को, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया कि स्टेटमेंट मस्ट रिफर टू द प्लांटिफ, वो जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो प्लांटिफ को रिफर होना चाहिए, प्लांटिफ को कोट करके कहा जाना चाहिए, ठीक है। एक केस लॉ है बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पॉइंट पे, हॉल्टन एंड कंपनी वर्सेस जोन्स, हॉल्टन एंड कंपनी वर्सेस जोन्स 1910 का एक केस लॉ है। इसमें क्या होता है, अल्टमस जोन्स नाम का एक फिक्सिशियस कैरेक्टर जो है वो एक कंपनी, न्यूज़पेपर कंपनी के द्वारा अल्टमस जोन्स नाम का एक फिक्सिशियस एक कैरेक्टर डेवलप किया जाता है, और उसके बारे में कुछ ऐसे डिफेमेटरी या ऐसा कोई प्ले वो ऐसा बनाते हैं, ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, एक फिक्सिशियस कैरेक्टर जो है वो बनाते हैं, ये काल्पनिक एक नाम देते हैं, ठीक है। बाद में क्या होता है कि इसी नाम के एक पर्सन निकल आते हैं, अल्टमस जोन्स नाम के, तो वो कहते हैं, वो कोर्ट में प्ली करते हैं कि इन्होंने जो भी ये स्टेटमेंट दिया है ये तो मुझे कोट करते हुए कहा है, इससे मेरा डिफेमेशन हुआ है। तो अगर ऐसा हमने कोई भी कंडक्ट किया है जिससे कोई पर्टिकुलर पॉइंट, भले ही हमने फिक्सिशियस कोई ऐसा काल्पनिक, हमने अक्सर होता है लोग नॉवेल लिखते हैं या कोई बुक लिखते हैं, उसमें क्या एक फिक्सिशियस कैरेक्टर कर देते हैं, तो इसमें इसके पीछे या तो वो न्यूज़पेपर कंपनी पहले से एक स्टेटमेंट दे दे कि भाई एक फिक्सिशियस कैरेक्टर है, अगर इससे किसी की भावनाएं जो आहत होती हैं या तो वो क्या है वो उसके पीछे हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे या उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, इस तरह का कोई अपॉलॉजी लेटर लिख दें। लेकिन इसमें क्या हुआ, अल्टमस जोन्स नाम के एक पर्सन होते हैं, वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो मेरा डिफेमेशन हुआ है, डिफेम मेरे कैरेक्टर को, मेरे रेपुटेशन को क्या है, डिफेम किया गया है। तो यहाँ कोर्ट ने इसको माना कि नहीं, ये डिफेमेशन हुआ है अल्टमस जोन्स का, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, हॉल्टन एंड कंपनी वर्सेस जोन्स 1910 का। अब इसी में डिफेमेशन मस्ट रिफर टू प्लांटिफ में ही दो तीन पॉइंट्स और आते हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, इससे पहले डिस्कस ही किया है, डिफेमेशन ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन्स। क्लास ऑफ पर्सन्स में हम कोई डिफेमेटरी सूट कोई पर्सन नहीं ला सकता। अगर हमने वकील को कहा, किसी पॉलिटिशियन को कहा, हमने डॉक्टर को कहा, किसी आईएएस ऑफिसर को कहा, किसी एग्जीक्यूटिव मेंबर को कहा, इस तरह के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट में अगर कहा, नंबर ऑफ लोगों को अगर हमने लेते हुए कहा, तो ये डिफेमेशन की परवी में नहीं आता है जब तक कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोट करके वो स्टेटमेंट ना बोला गया हो, ठीक है, या प्लांटिफ ये प्रूव करे कि ये जो भी स्टेटमेंट कहा गया है ये मुझे कोट करते हुए कहा गया है, ठीक है। तो डिफेमेशन ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन्स क्लियर होगा, जैसे कि अ मैन रोड दैट ऑल लॉयर्स वर थीव्स, नो पर्टिकुलर लॉयर कुड सू हिम अनलेस देयर वाज समथिंग टू पॉइंट टू द पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है। डिफेमेशन ऑफ कॉरपोरेशन या पार्टनरशिप फर्म का अगर कोई करता है, तो आप जानते हैं कॉरपोरेशन जो क्या है, एक लीगल पर्सन है, लीगल एंटिटी है, तो आई मीन फिक्सिशियस पर्सन है,
तो उसके अगेंस्ट में भी कोई ऐसा डिफेमेशन सूट नहीं फाइल हो सकता, या उसका कोई डिफेमेशन नहीं हो सकता। हाँ, उसके मेंबर्स का डिफेमेशन हो सकता है कि कॉर्पोरेशन के मेंबर्स का, तो वो मेंबर्स जो होते हैं वो अगर उनको पॉइंट आउट करके कुछ कहा गया है तो वो जो है वो डिफेमेशन का सूट ला सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इस लास्ट सब पॉइंट है इस सेकेंड पॉइंट का, वो है डिफेमेशन ऑफ डिसीज्ड। तो डिफेमिंग अ डिजीज पर्सन इज नो टॉर्ट, टॉर्ट तो नहीं होता है, लेकिन आईपीसी में सेक्शन 488 में के एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है इंडियन पीनल कोड में कि डिजीज पर्सन का भी डिफेमेशन हो सकता है, और उसके जो हेयर्स होते हैं या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो एक आईपीसी में सूट फाइल कर सकते हैं, सॉरी सूट फाइल नहीं, मतलब उसके अगेंस्ट में ऑफेंस रजिस्टर करा सकते हैं, एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं कि इन्होंने जो भी हमारे डिजीज्ड पर्सन थे उनका ये क्या किया है, डिफेमेशन किया है, और इससे हमारा जो सोसाइटी में जो हमारी इज्जत थी उससे वो कम हुई है। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है इसमें वो है ये है कि द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड, जो स्टेटमेंट है वो पब्लिश होना चाहिए। पब्लिकेशन मीन्स मेकिंग द डिफेमेटरी मैटर नोन टू सम पर्सन अदर देन द पर्सन डिफेम्ड, डिफेम्ड पर्सन के अलावा किसी और पर्सन को पता चलना चाहिए। पब्लिकेशन से मतलब ये है, हमने एक कमरे में मिस्टर वाई को अगर खूब बुरा भला कहा, उसके बारे में खूब डिफेमेटरी स्टेटमेंट कहा, तो ये पब्लिकेशन नहीं है, ये उसका डिफेमेशन नहीं हुआ। जब तक जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, 4 लोग जब तक ना जाने तब तक ये डिफेमेशन की परव्यू में नहीं आएगा। ठीक है, publication means making the defamatory matter known to some person other than the person defamed, and unless that is done, no civil action for defamation lies. Communication to the plaintiff himself is not enough. Communication to the plaintiff himself is not enough because defamation is injury to the reputation, consists in the estimation in which other holds him and not a man's own opinion of himself. एक पर्सन अपने बारे में क्या सोचता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं यही डिफेमेशन हो जाता है। अगर हमने उसके बारे में कुछ कहा, कल तक लोग उसके बारे में अच्छा सोच रहे थे, आज उसके बारे में खराब सोचने लगे, यही इसी कहते हैं उस पर्सन का डिफेमेशन हुआ है। ठीक है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, टीजे फुनान वर्सेस एमसी वर्गीस, टीजे फुनान वर्सेस एमसी वर्गीस 1970 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें क्या होता है, मिस्टर एक्स होते हैं, वो अपनी वाइफ से अपने फादर इन लॉ के बारे में कुछ डिफेमेटरी स्टेटमेंट बोलते हैं। मिस्टर एक्स होते हैं वो अपनी वाइफ से अपने फादर इन लॉ के बारे में कुछ डिफेमेटरी स्टेटमेंट बोलते हैं। तो वाइफ होती हैं वो अपने फादर को जाके बता देती हैं कि मिस्टर एक्स जो है यानी मेरे जो हस्बैंड हैं वो आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो ससुर जी जो होते हैं वो जाते हैं अपने दामाद के अगेंस्ट में डिफेमेटरी सूट फाइल कर देते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो स्टेटमेंट जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो वो हम नहीं मानेंगे कि वो उससे किसी पर्सन का डिफेमेशन हुआ है। अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ से कुछ कहा है किसी के बारे में, तो वो जिसके बारे में कहा है ये नहीं माना जाएगा कि उस पर्सन का डिफेमेशन हुआ है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ को उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की परव्यू में रखा गया है। ठीक है, तो ये कोर्ट ने इसको फादर इन लॉ के सूट को अलाउ नहीं किया और कहा कि नहीं, ये आपका डिफेमेशन जो है वो ये नहीं हुआ है। तो ये तीन पॉइंट्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए अपने इस आज के लेक्चर में। कल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिफेमेशन में क्या डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं डिफेंडेंट को, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।